तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आप इस चीज़ को देखो, ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम, ये लिखा है ऑक्सीजन, और इसको अगर हमने ऐड किया तो आपका निकला मैग्नीशियम ऑक्साइड। सुनते चलना, ये अलग था, ये अलग था। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो आपका निकला एक पूरा का पूरा सिंगल प्रोडक्ट। इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम, इसको ऐड किया ऑक्सीजन के साथ तो निकला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है, इसी की शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, जैसे Mg + O2 = MgO, यानी कि Mg यानी कि मैग्नीशियम, O2 यानी कि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन, ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। जो भी चीज़ आपकी वर्ड के फॉर्म में लिखी जाती है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जो भी चीज़ आपकी शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है उसको हम लोग कहते हैं आपका केमिकल इक्वेशन। समझ गए? इतने में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। कोई भी दो प्रोडक्ट मिल करके आपका एक नया प्रोडक्ट निकाल दे, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन। और रिएक्शन आपका वर्ड के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो केमिकल रिएक्शन होगा। रिएक्शन अगर आपकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, इस चैप्टर में इतने से काम नहीं चलने वाला, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगी। तो हम सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन चैप्टर है तो इसके अंदर हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन जब भी आपका होता है तो कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं? चेंज आता है कलर के अंदर। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दिमाग में आ रहा है, हल्दी हो गया, हल्दी को पानी में ऐड करूँ, आप सही बताना क्या कलर आएगा? येलो कलर आ जाएगा। येलो कलर से आप वापस से पानी का कलर नहीं कर सकते। जो भी पानी का कलर होता है, बिना कलर का होता है पानी, वो नहीं कर सकते। तो समझ जाओ कि कलर में चेंजेस आते हैं। दूसरा है, उसकी स्टेट में चेंजेस आ जाएगी। यानी कि अगर वो गैस है तो सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड है तो गैस भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो स्टेट में चेंजेस आ सकते हैं। टेम्परेचर, यानी कि अभी एकदम ठंडा था, कुछ ऐसा करा आपने, उसके टेम्परेचर बदल करके एकदम 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकता है। यानी कि जब भी आपका रिएक्शन होगा तो कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, जिनमें 3 प्रमुख हैं। सबसे पहला कलर, दूसरा स्टेट, तीसरा टेम्परेचर। अब इसके बाद है आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक एक को आराम से पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में सबसे पहले देख लेते हैं। एक है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी के अंदर आपका एक्सोथर्मिक होगा। अगर आपके एग्जाम के अंदर ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख करके नहीं आता, या कभी कभी एक्सोथर्मिक लिख करके आता है, आपको पता नहीं होता कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो इस चीज़ का ध्यान दो, एक्सोथर्मिक आपके कॉम्बिनेशन वाले का ही पार्ट है। तो एक्सोथर्मिक को कहीं सोचने मत लग रहा कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, दोनों ही एक में इंक्लूड है भाई, इस चीज़ के याद रखना। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी इसके अंदर ही आपका आता है। इसके बाद है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन। मैं सब कुछ आराम से कंप्लीट करूंगा, पहले आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा। सबसे पहला एक पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। इसके बाद करोजन और रेंसिडिटी, इसी का पार्ट है, उसको भी आराम से कंप्लीट करेंगे। कुछ डिलीट नहीं हुआ, काफ़ी बंदे कहेंगे डिलीट हो चुका है, थर्ड चैप्टर में आपका काम आएगा, तो इससे बढ़िया पढ़ लो अभी के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक मिनट, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ को देखो। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो Mg + O2 = MgO। ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है, आप सबको पता है, प्यार से पता है, आपने ऊपर देखा। अब यहाँ पर देखो जरा, ये क्या हो गया? इक्वेशन तो ये भी थी, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिया, Mg के आगे 2 लगा दिया, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे O2 आपका ऐसी है, यहाँ पर O2 ऐसी है, और इधर में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपका 2 लगा दिया, 2 MgO, यहाँ पर MgO था खाली। तो एक्चुअल में इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पे क्या करा, ये थी आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इस बात को समझो, ये आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन और ये बन गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कैसे होता है हम नीचे पढ़ेंगे आराम से, अभी के टाइम पे टेंशन मत लो, ठीक है, अभी आराम से पढ़ेंगे। स्केलेटल इक्वेशन बाद में पढ़ लेना, अभी काम नहीं आएगा तुम्हारी, ठीक है। सबसे पहली बात अभी बता दूंगा स्केलेटल के बारे में, बट सबसे पहले चैप्टर तो स्टार्ट करें। यहाँ पर आपकी एक डेफिनेशन है,
द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें आपके नए सब्सटेंसेस या नई प्रॉपर्टी निकल करके आती है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपका दूध था, दूध के अंदर कुछ खट्टा डाला तो दही बन गई। अब वो दही से वापस आप कह दो कि भैया कॉफ़ी बना दो दही की, यार घी पड़ा है ना घर पे, वो भी तो दूध का होता है, उससे काम करो चाय बना दो, नहीं होगा। घी बन गया तो बन गया, तो नई एक फॉर्म होगी ना मिल्क से। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि आपका जब भी केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होगा तो नया सब्सटेंसेस और नई प्रॉपर्टी जो है वो फॉर्म होगी, और कभी कभी कंडीशन में वो वापस रिवर्सिबल नहीं होती। यानी कि दूध का आपका दही तो बन जाता है, दही से आपका दूध नहीं बन सकता, ये बात का ध्यान देना। इसके बाद द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि जो वो सब्सटेंसेस जो कि आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि आपका दूध, दूध आपका एक पहला वाला प्रोडक्ट है, सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं है। दूध से जब हम लोग मिला देंगे आपका दही तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट दूध, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका दही। तो सब्सटेंसेस जो आपकी फॉर्म होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, और जो सब्सटेंसेस आपकी भाग लेती है उसको हम लोग कहते हैं आपका रिएक्टेंट। तो दूध हो गया रिएक्टेंट और दही हो गया आपका प्रोडक्ट। इस चीज़ को समझो नीचे चल के थोड़ा सा। एग्जांपल है इसका डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा फूड जाता है, मान लो चावल खा लिया आप लोगों ने, अब पेट में चावल तो ना रहेगा, वो चावल से अलग से आपका कार्बोहाइड्रेट निकल जाएगा, उसके अंदर कैलोरी कितनी है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन होगा तो वो भी निकलेगा, उसके अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी अलग होती है पेट के अंदर। पेट को इससे कोई मतलब नहीं है, आप समोसा खा रहे हो, चाट खा रहे हो, आप रसगुल्ले खा रहे हो, उसको कार्ब्स, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, उसको इससे मतलब है। पेट में जाने के बाद इन सब फॉर्म में जो है ये टूटते हैं और अपने अपनी शरीर में अपनी अपनी जगह पर जो है वो जा करके लगते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप खुद सोचो ना, आप पैरासीटामोल खाते हो अपने सर दर्द के लिए, हेड के लिए, ठीक है, आपका सर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा? पेट में जा रही है ना दवाई, क्योंकि पेट में आपके कुछ कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट है जो आपके हर जगह तक उस मिनरल्स को, उस चीज़ को पहुंचाते हैं। इसलिए आपकी दवाई जो है वो ऊपर तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसको पता है इस दवाई को कहाँ पहुंचाना है और क्या चीज़ को ठीक करना है। तो हमारे पेट के पास हमसे ज़्यादा ब्रेन होता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दो। तो इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे लिखा था एग्जाम्पल में, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन ली और मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। कैसे हो गया ये? मेरे फेफड़ों में ऐसा क्या लगा है? कोई फिल्टर लगा के बैठे? हाँ, फिल्टर लगा है, हमारे भगवान ने फिल्टर लगा करके भेजा है। तो उसको भी हम लोग जो है वो केमिकल रिएक्शन में कहेंगे कि ले रहा है ऑक्सीजन, निकाल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कैसे? भगवान की कृपा से। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाता है आयरन के अंदर, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सब आपके केमिकल रिएक्शन के पार्ट हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके क्या क्या चेंजेस आते हैं जब केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है, इस चीज़ को समझो। जब भी केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगा, या तो उसके स्टेट में चेंजेस आ जाएगी, गैस है सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड है तो गैस हो जाएगा, या तो उसके कलर में चेंजेस आ जाएगी, मान लो अभी पीला था नीला हो जाएगा। चेंजेस इन टेम्परेचर, हो सकता है कि उसका टेम्परेचर बदल जाए। मान लो अभी यहाँ पे ठंडा था एकदम केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, जैसे उसका प्रोडक्ट निकला इतना गर्म कि आप टच नहीं कर सकते अपने हाथ से। इसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि हमने एक लकड़ी थी, लकड़ी को हमने जला दिया, अब जलने के बाद वो धुआं निकाली होगी, वो धुएं में कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ हानिकारक हमारी गैसेस होंगी। लेकिन आप ये सोचो कि उस वुडन को हमने जब जलाया, यानी कि हीट आपकी जो है वो इसके अंदर लगी और वुडन था, इन दोनों को जब जला दिया तो आपका कुछ नया यहाँ पे फॉर्म हुआ, और वो क्या था? गैस की फॉर्म में था। क्योंकि वुड को आप लोग जब ऐश की फॉर्म में कर दोगे, उसको उड़ा दोगे, धुआं निकाल दोगे, तो वापस आप लकड़ी नहीं बना सकते किसी भी कंडीशन में। तो ये क्या है? गैस में भी आपका जो है वो चेंजेस आते हैं। इसके बाद वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, कैसे देखना, मैंने जैसे बताया था ना, केमिकल रिएक्शन वर्ड इक्वेशन में लिखा जाता है तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे जिंक प्लस सल्फ्रिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और अगर आपका इनको वर्ड में लिखा गया है तो इसको हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे कि किसी बंदे का नाम है चंद्र प्रकाश, मैं उसको प्यार से कहता हूँ चंदू, इधर आ। तो चंदू क्या हो गया? उसका शॉर्ट फॉर्म, ये रहा चंदू वाला पार्ट। जिंक का बन गया Zn, और सल्फ्रिक का बन गया आपका H2SO4, और ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन आपका H2। देख रहे हो
ये हो गया केमिकल इक्वेशन और ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने आपसे कहा था दूध पहला प्रोडक्ट है तो वो हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, वैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपका पहला प्रोडक्ट है तो ये बन गया रिएक्टेंट, और इनका जो प्रोडक्ट निकला जैसे कि दही मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ये चीज़ समझ में आ गई। वैसे इक्वेशन के अंदर भी आपका ये वाला है रिएक्टेंट साइड, ये वाला है आपका प्रोडक्ट साइड। इतना ज़्यादा खौंच पौंच हो रही तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देंगे, मिटा दिया। अब चलते हैं नीचे केमिकल रिएक्शन की तरफ। A chemical reaction can be represented by a chemical equation. It involves uses of symbol of element और chemical formula of reactant product with mention of physical state। यानी कि सिंपल सी बात जो मैंने आपको ऊपर बता दी उसी को डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है। The necessary conditions such as temperature, pressure and catalyst should be written on arrow between reactant and product। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो एरो लगा हुआ है ना, चलो यहाँ समझाता हूँ आराम से। ये जो एरो लगा हुआ है ना, ये एरो पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये किस चीज़ की वजह से हुआ है। आपने इसके अंदर कुछ हीट ऐड करी है, कोई प्रेशर ऐड करा है, ऑक्सीजन, कुछ भी चीज़ का, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। टेंशन वाली बात नहीं, नीचे अभी आराम से समझेंगे कैसे कहाँ पे लिखना होता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखो, जब हम सीखने वाले बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, मैं ऊपर ले चलता हूँ 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए लेके जाऊँगा। यहाँ पर आपने देखा था यहाँ पे mg था लेकिन यहाँ पे 2mg कर दिया। यहाँ पे O2 था, यहाँ पे O2 था, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे 2MgO और MgO, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यार एक्चुअल में ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड कैसे, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो अब हम समझते हैं नीचे बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले इस चीज़ को देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो आपका मैटर इंक्लूड हुआ है, जैसे कि कोई भी मैटर इंक्लूड हुआ है, उसके अंदर एक भी चीज़ चेंजेस नहीं होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। ये चीज़ आपको समझनी है, तभी हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद सो नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर कि आपका जो रिएक्टेंट साइड है, जैसे कि रिएक्टेंट साइड क्या होती है, ये रिएक्टेंट साइड है ना, मैंने आपको बताया दूध वाली साइड। तो रिएक्टेंट साइड में आपके जितने भी एलिमेंट हैं इतने ही आपके इस साइड भी रहेंगे प्रोडक्ट साइड में, तभी माना जाएगा। जैसे यहाँ पर 2mg है तो यहाँ पर भी 2mg है, यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर भी आपका 2 है ना, ये 2 आगे लग गया तो O2 ये भी आपका कहला रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम समझेंगे इसको आराम से, बट थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को देखो, यहाँ पर क्या हो रखा है, Fe प्लस H2O, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हो गया Fe3 और O4 प्लस H2। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना है इस साइड में। कैसे करोगे, सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि Fe जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड क्या होती है, रिएक्टेंट साइड होती है आपकी ये वाली साइड, पता चल गया होगा। तो रिएक्टेंट साइड में कितने मेटल हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो Fe में सिर्फ एक ही है तो यहाँ पर लिख दिया गया 1। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 आ गया। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में एक ही है, यहाँ पे देखो ना एक ही है तो एक है तो ये हो गया आपका 1। वैसे ही अगर हम इस साइड चलें तो मैं थोड़ा सा मिटा दूं अगर इसको आराम से, तो यहाँ पर आपका Fe जो है वो 3 हो गया, तो Fe 3 है तो यहाँ पर आपका Fe 3 हो गया प्रोडक्ट साइड वाले में। अब यहाँ पर देखो O4 है तो यहाँ पर भी आपका जो है वो ऑक्सीजन वाली साइड देखें तो ये O4 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखें, आपका एक सेकेंड, हाइड्रोजन देखें यहाँ पे तो 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दिया। तो मतलब इतना समझ जाओ कि आपका जो रिएक्टेंट साइड है यहाँ पर भी कुछ कमी है, प्रोडक्ट साइड है यहाँ पर भी कुछ कमी है। तो 3 है आपका, यहाँ पे देख रहे हो 3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है सबसे पहले, तभी यहाँ पे इजिकल टू ये 3 होगा। ये यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 2 है तो ये तो इक्वल पहले से ही है। ये यहाँ पे 4 है लेकिन ये 1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करना है हमें कि यहाँ पर एक सेकेंड आराम से, कुछ ऐसा करना है हमें कि यहाँ पर आपका 3 हो जाए, ये आपका 2 ही रहे और ये आपका 4 हो जाए, जिससे ये तीनों और ये तीनों इक्वल हो जाए। अब कैसे करोगे, सबसे पहले इस चीज़ को देखो,
ध्यान से, हम हाइड्रोजन को सबसे पहले पकड़ने वाले हैं। हाइड्रोजन को अगर हमने पकड़ा और ऑक्सीजन को अगर हमने पकड़ा तो यहाँ पर आपने देखा था कि रिएक्टेंट साइड में आपका एक ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आपका एक ही ऑक्सीजन है, तो हमें पूरी की पूरी इक्वेशन को, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कैसे समझाऊँ, हाँ ये यहीं समझा सकता हूँ, सबसे बढ़िया है, यहीं पे पूरा कंप्लीट करता हूँ, आप समझ जाओगे। ये H2O है और ये आपका H2 है, चलो ये तो चल गया, लेकिन O तो 4 है ना आपका। तो आपको सबसे पहले क्या कर, इसको जो यहाँ पर आपका H2O है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 4H2O, ये हो जाएगा आपका 4H2O। अभी 4H2 हो गया कैसे, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, क्योंकि इधर भी आपका O4 था तो इसको O4 करने के लिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये अगर 4O से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो O4 हो गया, लेकिन यार 4 आपका जो है यहाँ पर, ये आपका H2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। अगर ये H2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इंटू में 2 कितना होता है, 8। तो यहाँ तो यार 2 ही है, तो हमें क्या करना होगा, इस साइड भी 4 से करना होगा मल्टीप्लाई, तभी हमारे यहाँ पे जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका इक्वल हो गया और आपका H2 पूरी तरीके से इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका Fe3 है, तो यहाँ पर भी आपको 3 लगा देना मल्टीप्लाई में, तभी आपका Fe3 हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, बिल्कुल एकदम फोकस के साथ देखें, नीचे यही चीज़ समझाई गई है कि हमें यहाँ पर O4 था, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ 4 नहीं लगा सकते हम डायरेक्ट, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दो, नीचे 4 नहीं लगेगा। पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो गई, और जब आपके 4 से मल्टीप्लाई हो गई तो आ गया आपका 4H2O। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई कि इस साइड भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, जैसे यहाँ पे करके इन्होंने दिखा दिया। नहीं करेंगे तो ये तो यार H2 हो गया, लेकिन ये भी तो यार 4 होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद Fe की बात करें तो Fe को तो यहाँ पे देखो 3 था, इस साइड भी 3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका दोनों साइड बैलेंस्ड। नहीं समझ में आया, वापस से रिपीट करके देखो, मैं खुद थक गया, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मुझे भी नहीं पता चल रहा। तो ये हो गया आपका 3Fe, क्योंकि Fe को मल्टीप्लाई कर दिया आपके 3 से। ये हो गया आपका 4H2O, यानी कि O को हमें 4 करना था, इसके चक्कर में आपका पूरा का पूरा हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, जैसे यहाँ पे और यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने यहाँ पे हर चीज़ की जो है स्टेट लिखी है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है और ये गैस है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख करके मतलब डेनोट करना ही पड़ेगा, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट के लिए L लगा दोगे आगे, गैस स्टेट के लिए G लगा दोगे, और एक्वस स्टेट के लिए आप लोग जो है वो AQ लगा दोगे। इसके बाद राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलाइज्ड ऑन एरो अबव और बिलो। मैंने आपको बताया था ना, जो ये एरो जा रहा होता है, यहाँ पे हीट लग रही है, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, आपको उस एरो में जो है वो दर्शाना पड़ेगा। अब देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे पहला कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट A + B = C, यानी कि आपके 2 प्रोडक्ट मिलके, यानी कि जैसे A आपका एक प्रोडक्ट है और B आपका एक प्रोडक्ट है, ये दोनों मिलके सिर्फ आपका एक ही प्रोडक्ट निकालें, उसको हम लोग कहेंगे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि इसके अंदर ना आपका A + B + C 3 नहीं ऐड हो रहे, ना आपका इधर जाने के बाद C + D + ऐसे अलग अलग निकल रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस चीज़ को, जिसमें 2 प्रोडक्ट मिल करके एक ही, मतलब 2 रिएक्टेंट मिल करके आपका एक ही प्रोडक्ट निकाले, सिंगल प्रोडक्ट निकाले। इसके एग्जांपल है आपका बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि C + O2 = CO2, यानी कि एक ही प्रोडक्ट निकला 2 को मिला करके। जैसे यहाँ पर है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 2H2 एक आपका रिएक्टेंट है, O2 आपका एक रिएक्टेंट है। जब इन दोनों को ऐड करा तो आपका एक ही प्रोडक्ट निकला, यानी कि 2H2O। इसके बाद CaO, ये आपका रिएक्टेंट है, H2O ये आपका एक रिएक्टेंट है। इन दोनों को मिला करके आपका एक प्रोडक्ट निकला, जिसको हम लोग कहेंगे CaOH2 एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया आपका
कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसके अंदर आपका दो प्रोडक्ट मिलकर के दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जिसके अंदर आपकी हीट रिलीज हो उसको हम लोग कहते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, इसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? C6H12O6 ये ऐड होगा आपका 6CO2 के साथ, जो कि आपका फॉर्म करेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये दो चीज़ जो ऐड होगी ना आपकी, इसी को हम लोग कहेंगे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भैया। अब आते हैं आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एक रिएक्टेंट है लेकिन इसके दो प्रोडक्ट निकल जाएंगे। अब कैसे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला टाइप का होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जिसके अंदर आपका हीट से जलाया जाए, यानी कि मैंने आपको बताया एक लकड़ी है, लकड़ी को मैंने आग लगा दी, हीट के द्वारा तो आग लगेगी, लेकिन हीट कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, किसी में ऐड तो कर नहीं रहा, तो हीट के साथ जो भी आपका फॉर्म हो और मतलब दो प्रोडक्ट आपके निकले उसको हम लोग कहते हैं, तीन प्रोडक्ट निकले उसको हम लोग कहते हैं आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे आप एग्जांपल देखो 2FeSO4, ये आपका एक रिएक्टेंट था, हीट इसके अंदर डाली यानी कि जला दिया इसको, तो आपका क्या हुआ Fe2O3 एक निकला प्रोडक्ट, एक और प्रोडक्ट निकला SO2 प्लस SO3। ये आपके तीन अलग अलग टाइप के हो गए। ठीक है। इसके बाद इसी के एग्जांपल है CaCO3, ये भी आपका एक रिएक्टेंट था, जब ये हीट के साथ आपका जलाया गया तो CaO प्लस CO2, जलाया नहीं मतलब हीट दी गई, इसको गर्म करा गया, कुछ भी हो सकता है, हीट मतलब जलानी नहीं होता हर बार। इसके बाद दूसरे टाइप का आपका डिकम्पोजिशन जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब ऊपर हीट का यूज़ किया जा रहा था, सेकेंड का मतलब ही इलेक्ट्रो है, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाएगा, करंट का यूज़ किया जाएगा। होगा एक ही रिएक्टेंट आपका इस साइड और प्रोडक्ट आपके दो निकलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हो 2H2O, ये आपका रिएक्टेंट साइड था एक, इसके दो प्रोडक्ट निकले यानी कि आपका 2H2 प्लस O2, ये आपका प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट निकले और बीच में आपकी इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इसके अंदर पास करा गया है, तभी ये हो पाया, बिना इलेक्ट्रिसिटी और करंट के नहीं हो पाता। आपको यहाँ पे साफ साफ पूरा का पूरा डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है 6 वॉट की बैटरी लगा करके कैसे इस चीज़ को जो है वो परफॉर्म किया गया। इसके बाद है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक का मतलब क्या? फोटो खींचने वाली नहीं भैया, फोटो का मतलब है आपका, एक सेकेंड, सनलाइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन है आपकी व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो भी आपके रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर मोस्टली endothermic in nature, energy in the form of heat, light और electricity is generally absorbed in this reaction। जैसे कि आप यहाँ पर अच्छे से देखोगे कि आपका एक प्रोडक्ट ही था, लेकिन जब इसको सनलाइट के साथ किया गया तो इसको हम लोग फोटोलाइटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सनलाइट के साथ हो रहा है। तो दो प्रोडक्ट आपके निकाल दिए 2Ag प्लस Cl2। इसी के नीचे आप लोग देख सकते हो एक रिएक्टेंट था, इसके दो प्रोडक्ट आपके निकाल दिए। सिंपल है भाई। सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, जैसे सिल्वर क्लोराइड था आपका, वो आपका ग्रे हो जाता है जैसे आप उसको सनलाइट के एक्सपोज करोगे, सनलाइट में रखोगे। अबव रिएक्शन is used in black and white photography. Endothermic reaction, the reaction which require energy in the form of heat, light or electricity to break reactant are called endothermic reaction। endothermic reaction आपका वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर आपकी तीन चीज़ों का यूज़ किया जाए, हीट का यूज़ किया जाए, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या करंट का यूज़ किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। मैंने आपको तीनों बता दिए, करंट वाला बता दिया, हीट वाला बता दिया और आपको सनलाइट वाला बता दिया। इसके बाद है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका होता है द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन में आएगा। मैं आपको इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। मान लो ये Fe अलग है, तो ये SO4 है ना, थोड़ा सा चालाक बंदा है, बहुत चालाक बंदा है। तो ये क्या करेगा, Cu को कहेगा हटे हट हट, सीधे आकर के Fe से दोस्ती करा है क्योंकि इसके पास है भाई बहुत सारा पैसा।
जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि Fe प्लस CuSO4, यहाँ पर Fe ने कर ली SO4 के साथ दोस्ती और Cu हो गया बेचारा गरीब वाला अलग। तो यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्शन इस टाइप से होता है कि एक तो पहले अलग होगा और दो आपके आपस में जुड़े होंगे, बट प्रोडक्ट साइड में जानते ही इसके बाद है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। इसका मुझे एक बहुत ही गंदा एग्जांपल आ रहा है, बट मैं उसको आपको अच्छे फॉर्म में दे सकता हूँ। जैसे मान लो ये Na एक लड़का है और SO आपका एक लड़की है। प्लीज़ अंकल आंटिया को सुन रहे हो, बहुत गंदा एग्जाम्पल नहीं दे रहा, अच्छा ही है, बहुत अच्छा। Ba आपका एक लड़का है, Cl आपका एक लड़की है। पे क्या हो रहा था पहले कि इन दोनों की शादी होने वाली थी, इन दोनों के अलग अलग शादी होने वाली थी, पर एंड मोमेंट पे पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि Na की बहुत गंदी अनबन हो गई इसके साथ SO4 के साथ, और Ba की बहुत गंदी अनबन हो गई Cl के साथ। तो दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को छोड़ करके Na ने कर ली आपके Cl के साथ और SO4 ने कर ली आपके Ba के साथ। जहाँ पे आप देख सकते हो Ba SO4 के साथ शादी कर लिया और Na आपका Cl के साथ कर लिया। सेम आप नीचे देखोगे एग्जाम्पल में 2Kl था, PbNO3 था। अब यहाँ पे L जो था, L ने कहा कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं Pb से शादी करूँगा। रह दोनों ये साथ में रहते, बट बाद में क्या हुआ कि दोनों की टूटी और इसकी L की होगी Pb के साथ और K की होगी आपके NO3 के साथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो PbL और 2KNO3। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, सो इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान देना। अगर इसके बारे में डिटेल जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर के आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले बात करूंगा ऑक्सीडेशन की। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाए और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वो होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे? जैसे यहाँ पे 2Cu था लेकिन इसको ऑक्सीजन के साथ ऐड किया गया, तो भाई छूटते बोल देना ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि 2Cu बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर जो है वो ऐड किया गया। अब इसके अंदर जैसे CuO था लेकिन H2 डाल दिया, लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या कहा गया कि हाइड्रोजन को भैया रिमूव करना है, तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए Cu अलग हो गया और इसका बना दिया H2O। H2O यानी कि पानी, यानी कि आपका हाइड्रोजन जो सूखा सूखा हाइड्रोजन था वो पूरी तरीके से रिमूव हो गया, वो पानी की फॉर्म में तैयार हो गया और वो आपका रह सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका रिडक्शन। अभी रिडक्शन क्या होता है, पहले इसको मिटा देते हैं। रिडक्शन का मतलब इसी का अपोजिट है, जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा हो। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। कैसे देखते हैं। Cu था, इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया गया, ये बन गया आपका Cu प्लस H2O। वैसे ही आपका जो है in this reaction Cu is reduced to Cu plus and H2 is oxidized to H2O, so oxidation reaction taking place together is redox reaction। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत भयंकर चीज़ यहाँ पे लिखी है। मैं वही कहूँ यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया था सबसे पहले इसको पढ़ा कि ये तो यार H2 था लेकिन यहाँ पर H2 भी है और O भी आ गया, आपका ऐड हो गया। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो जिस टाइप का रिएक्शन ऊपर दिखाया गया है, ये टाइप का रिएक्शन होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आपका ऐड भी हो रहा है और हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड रिमूव भी हो गया हाइड्रोजन। तो ये क्या है, इसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में आपका जो है वो रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है। तो जिसके अंदर आपकी ये दोनों रिएक्शन हो रहे हों उसको हम लोग कहेंगे आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ये चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव भी हो गया और ऑक्सीजन जो है वो ऐड भी हो गया। मतलब ये चीज़ को आपको समझना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कहाँ कहाँ आपका ऑक्सीडेशन जो है वो इफेक्ट डालता है। सबसे पहला करोजन, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एक्सेट्रा, समटाइम अ लेयर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जो जंग लग जाता है आपके मेटल पे, वही चीज़ समझाई गई है, वहाँ पर भी आपका क्रोजन हो रहा है। दूसरा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, क्रोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और अप्लाइंग पेंट। आप देखे होगे आपके घरों में
लोहे के गेट होते हैं, लोहे के गेट पे हर साल पेंट होता है। पेंट क्यों होता है? बचाने के लिए ना, कि भाई जंग ना लग जाए। इसी को तो हम लोग कहते हैं क्रूजिन। दूसरा आपका रेंसिडिटी। अभी रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी का मतलब है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। जब आपका खुला हुआ तेल, खुली हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें जब खुले में रखी जाती है तो उसका स्मेल बैड हो जाती है या फिर फूड का टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। आप देखो ना, आप चिप्स तल के खुले में रख दो, लत्ता आ जाएंगे पूरे, तो वो खाए नहीं जाते, मन नहीं करता किसी को। अब वैसे यहाँ पे रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के कुछ बताया गया है। एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है। लेस के चिप्स होते हैं, वो कैसे कुरकुरे होते हैं, हवा भरी जाती है उसके अंदर। एयर टाइट कंटेनर के अंदर आपकी मम्मी जब गुजिया बनाती हैं होली के टाइम पे, क्या करती हैं उसे, उसको एक टाइट कंटेनर में बंद करके रखती हैं, क्यों कहती हैं हवा मत, खुले मत रखना, नहीं तो वो लत्ता आ जाएगी। तो पता है आपकी मम्मी को कि भैया रेंसिडिटी हो जाती है। रिप्लेसिंग ऑफ एयर बाय नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो रेंसिडिटी से आपका प्रिवेंट हो सकती हैं। खाना अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो भी आपका ठीक हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।